अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू जिसने भी मुझे लास्ट टाइम एक आध कमेंट किया था, का बहुत शुक्रिया। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़, मुझे काफ़ी इनक्रेजमेंट होती है अगर आप कुछ लिख देते हैं तो आज मैंने एक केस प्रिपेयर किया आपके लिए, और ये मैंने अपनी एक इमरजेंसी से पेशेंट एडमिट हुआ था। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर ज़ेबा ऑन कॉल करके केस नंबर 19 हो गया है तो उस प्ले लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, अभी इनकी हिस्ट्री क्या थी कि a 75-year-old man presented with complaints of fever since 10 days associated with extreme weakness. There was history of both legs swelling off and on since last 8 months. He also complained of cough with little amount of frothy sputum. There was no history of breathlessness. There was no history of diabetes, hypertension, asthma or ischemic heart disease. He was a non-smoker. ठीक है, अब ये पेशेंट जो था ना, ये इसकी ये हिस्ट्री थी कि ये सऊदी अरब विज़िट करने के लिए गए हुए थे और वहाँ 3 महीने रहने के बाद इनको ना ये बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया, यानी कि फ़ीवर विद राइकस। और ये दिखाते रहे वहाँ पे, मतलब ओपीडी में गए और जो भी उन्होंने पता नहीं यही सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह से ही स्टार्ट कर दिया, बस सीपी सिर्फ कराई हुई थी उन्होंने। जब दिखाया मुझे सिर्फ इनके पास सीपी था रिपोर्ट, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अबनॉर्मल। तो दूसरी चीज़ ये कि फिर ये मतलब इनको वापस आना था, तो फिर ये जब आए तो इसी कंटिन्यूस फीवर में ये मुब्तला रहे, तो फिर ये मेरे पास इमरजेंसी में आए, तो फिर एडमिट किया इनको। तो हमने कोविड-19 भी इनका करवा लिया था। अच्छा, इनको आप ये देखें कि इनको कोई ना हाइपरटेंशन था, ना इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ थी, ना इनको डायबिटीज़ थी, इनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। अगर आप देखें स्मोकर भी नहीं थे ये, बस लेकिन ये कि 75 ईयर ओल्ड इनकी एज थी, और जो हिस्ट्री थी वो बिल्कुल जैसे इग्नोरेंट होते हैं ना, जब पूछा तो बताया कि हाँ कभी कभी स्वेलिंग हो जाती थी 8 महीने से, ठीक है, बस पैरों में। दैट वाज द ओनली हिस्ट्री। ब्रेथलेसनेस भी नहीं थी, हालांकि ये कहते हैं मुझे वॉक करते हैं। तो एनीवे जब हमने इनको एडमिट किया ना, जब ये इमरजेंसी में ही डॉक्टर ने जब मुझे फ़ोन किया था, तो इनकी जो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन आई थी ना 89% आई थी। फिर इनको ज़ाहिर है ऑक्सीजन लगाया 1 लीटर 2 लीटर 3 4 में भी ये नहीं हुआ उनका सैचुरेशन, तो उसको 5 लीटर्स पर मिनट कर दिया था हमने, तब जाके इनकी 95-96% हो गया था ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, अच्छा, एग्जामिनेशन में जो है ना, ही वॉज अ sick looking man, blood pressure 130/80 millimeter of mercury, pulse was 100 per minute, temperature was 100 degree Fahrenheit, respiratory rate was 22 per minute, JVP was raised, pedal edema positive, chest bilateral creps थे उसमें, CVS में S1 S2 and a mid diastolic murmur heard radiating to the axilla, और 89% इनकी सैचुरेशन थी ऑन ब्रीदिंग ऑन एम्बियंट एयर। ठीक है, फिर उनको ऑक्सीजन हमने दे दी थी 5 लीटर्स पे। अच्छा, जब इनकी इन्वेस्टिगेशंस कराई ना, हीमोग्लोबिन इनकी 12.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आई, MCV was 82 femtoliters, TLC was 17,000 per cubic millimeter, platelets 280,000 per cubic millimeter, urea was 39, creatinine was 0.9, sodium was 120 यानी कि हाइपोनेट्रीमिया हुआ हुआ था, potassium was 3.5, chloride 88 milliequivalent per liter, bicarbonate 26, urine TR shows protein 1+, blue ribbon LFTs में 0.64, SGPT was a bit raised 107 unit per liter, AST 206, alkaline phosphatase 230, GGT gamma GT was 106, hepatitis B surface antigen was negative, so too the HCV was also negative, सीरम प्रोटीन्स वर नॉर्मल, डेंगी NS1 कराया हमने, वो भी नेगेटिव आया, ICT मलेरिया, मतलब बुखार की सारी इन्वेस्टिगेशन भेजी इनकी, ICT मलेरिया नेगेटिव था, कोविड-19 नेगेटिव था, ब्लड कल्चर हमने सेंड कर दिया, और उनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पे हमने स्टार्ट कर दिया था मैरोनेम उस वक्त मैंने। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो है इनका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन हमने करवाया था, वो नॉर्मल था। अब चेस्ट एक्सरे आप देख लें, ये चेस्ट एक्सरे था, यानी कि आप देखें इसमें बाइलेटरल इनको जो है वो
बैटविंग अपीयरेंस आ रही है, दोनों कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स जो हैं वो ऑब्लिटरेट हुए हुए हैं, यानी कि पल्मोनरी एडिमा वाली पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, फिर ना हमने इनका थोड़े दिन के बाद जब चेस्ट एक्सरे मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद जब हमने उसको करवाया तो उनका पल्मोनरी एडिमा वगैरह वो काफ़ी सेटल हो गया था, ठीक है। लेकिन इनको फिर चेस्ट में कुछ और पैचेस नज़र आ रहे थे, जैसे रेटिकुलो नोडुलर मार्किंग्स थी उसमें, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री उनकी कुछ भी नहीं थी उस वक्त। अच्छा, फिर उसके बाद ये चेस्ट एक्सरे हो गया था इनका, काफ़ी क्लैरिटी हो गई, डोम्स ऑफ डायफ्राम, एंगल ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल क्लियर हो गए, ठीक है। और ये काफ़ी बेहतर हो गए थे, लेकिन जो इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन थी ना वो मतलब नहीं ठीक हो रही थी, यानी कि पल्मोनरी एडिमा इतना सही हो गया लेकिन इनकी जो है ना सैचुरेशन इनकी नॉर्मल नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, एको जब हमने कराया था तो एको में क्या था देखो मैं ज़रा, एको में आया नॉर्मल वेल्व थे, नॉर्मल सिस्टोलिक फंक्शन था, नो सेगमेंटल बॉल मोशन, एबनॉर्मलिटी भी नहीं थी, मिट्रल और एओर्टिक वेल्व नॉर्मल थे, नॉर्मल साइज़ का राइट वेंट्रिकल था और नॉर्मल ट्राइकस्पिड पल्मोनरी वेल्व थे। कलर फ्लो डॉपलर जब किया तो उसमें मॉडरेट मिट्रल रिगर्जिटेशन, माइल्ड एओर्टिक रिगर्जिटेशन और मॉडरेट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आया। एक्चुअली इनको जो हार्ट फेलियर हुआ था वो ये मिट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से, यानी कि वेल्व की ख़राबी की वजह से हुआ, ठीक है। अब इनका जो है एक मिनट कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो 65% है, ठीक है। यानी इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 65% है तो ये हार्ट फेलियर दो तरह का होता है ना, तो ये हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाएगा, वरना तो फिर रिड्यूस्ड हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, सही है। अच्छा, फिर हमने इनका वो करवा लिया था सीरम BNP लेवल, यानी कि बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, तो वो उनका 2-3 हज़ार की रेंज में आ गया था, यानी कि कार्डियक फेलियर की वजह से इनको ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आपको अगर डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो तो आप ये कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हार्ट फेलियर मतलब इतना सटल होता है, अब मैंने देखा है पेशेंट को, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल आपको ऑर्थोपनिया और जो है ना वो PND प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया की वो कंप्लेंट कर रहा हो, या आप पूछें तो वो डिनाई कर देगा, तो ऐसे लोगों को नहीं हो सकता कार्डियक फेलियर, क्योंकि इतनी सटल प्रेजेंटेशन हो सकती है कार्डियक फेलियर में कंपनसेटरी मैकेनिज़्म की वजह से। कंपनसेटरी मैकेनिज़्म ऐसे उसको कंट्रोल कर देते हैं कि पेशेंट को रेस्ट में तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो वो आपको कोई कंप्लेंट नहीं भी करेगा, जैसे इनको कोई ब्रेथलेसनेस नहीं थी, ठीक है। अच्छा, और फिर इसके बाद अब मैंने इसका भाई लिखा तो नहीं, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही अब नहीं मिलता है कि मैं उसको ना लिखूं, तो मैंने बस आपको, क्योंकि मैं कार्डियक फेलियर पे पूरा आपको ना लॉन्ग केस भी करवा चुकी हूँ, तो वो आप सुन सकते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कार्डियक फेलियर जो है जैसे एक टर्मिनल इवेंट होता है, सारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है ना एंड पॉइंट उनका कार्डियक फेलियर है। यानी क्या क्या हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गई, या वेल्वुलर डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। इन सब में कोई भी डिजीज़ हुई, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, उसका नतीजा फिर कार्डियक फेलियर में निकल सकता है। और कार्डियक फेलियर को जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है और क्या है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, इन तीनों का मुत्तफ़िक़ा जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि कार्डियक फेलियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम impairment of any structural or functional abnormality of ventricular filling or ejection of blood, resulting in cardinal manifestation of dyspnea, fatigue and fluid retention, ठीक है। अब जो यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी है ना, उसमें ये उसने ऐड कर दिया कि सिम्टम्स के साथ आप साइंस भी ऐड कर दिया उन्होंने। साइंस क्या हो गए, रेज
जुगुलर वीनस प्रेशर, पल्मोनरी क्रैपिटेशंस जो आपको मिल जाएंगी, एंड एंकल एडीमा। ठीक है, तो ये इन लोगों ने एक ये बना दिया। और दूसरे ये कि कार्डियक फेलियर है क्या, कि पंप फेलियर हो गया है जिसकी वजह से कार्डियक जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो गई है और पेरिफेरल टिश्यू में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, कार्डियक फेलियर की वजह से। अब वो किसी वजह से भी हो सकता है, या तो हाइपरटेंशन की वजह से हो गया, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से हो गया, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि, और जो है वेल्वुलर डिसफंक्शन की वजह से हो गया, और पेरिकार्डियम की डिजीज़ से हो गया, मायोकार्डियम की डिजीज़ से हो गया, कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो गया, किसी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब दो टाइप का होता है। पहले हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते थे उसको, लेकिन अब जो है ना ये आउट ऑफ यूज़ हो गया है। कंजेस्टिव हम नहीं कहते, क्यों? इसलिए कि पेशेंट जो है ना बग़ैर साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड के प्रेजेंट कर रहे होते हैं, कोई ब्रेथलेसनेस नहीं होती उनको। ठीक है, तो इसको अब सिर्फ हार्ट फेलियर कहा जाता है। अब दो तरह का होता है हार्ट फेलियर। 50% में तो रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, यानी कि लेस देन 40%, और जो उसको कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। और दूसरा जो है 50% बाकी का, वो प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है, यानी कि उसमें मोर देन 50% इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, तो उसको PHR कहते हैं, यानी हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये पेशेंट जो है इसका आप देख लें कि 65% आ रहा है इनका इजेक्शन फ्रैक्शन, तो इनको हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इनकी काफ़ी बेहतर हालत हो गई थी, यानी कि हमने इनको फ्यूरासिमाइड दिया, ऑक्सीजन इनलेशन दी, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्टेबल वो दिया, फिर उसके बाद स्पायरोमाइड स्टार्ट करवाया, फिर हमने उनको जो है वो लो डोज में बीटा ब्लॉकर दिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इनकी चीज़ें बेहतर हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब इनका वो एडीमा जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो गया था, तो फिर इनको जो है ना हमें पैचेस वगैरह नज़र आ रहे थे, तो उसके लिए अब HRCT मैंने लिख के दिया, बहुत बेहतर हो गया ये। और मेरे पास फॉलोअप के लिए जब आए थे तो हमने ना उस वक्त इनको उसी में भेज दिया था, यानी कि ऑक्सीजन इनलेशन में। बिल्कुल इनका ठीक नहीं हो रहा था, फीवर भी नहीं इनको आता हो रहा था। और फिर मैं आपको बताऊंगी ऐसे पेशेंट में जो है ना हाइपोनेट्रीमिया होता है, तो उसको कंट्रोल करना, यानी 120 हो गया था, तो आप वो भी नहीं दे सकते, मतलब फ्लूइड देंगे इनको तो ओवरलोड हो जाएगा। तो फिर 3% नॉर्मल सलाइन इनको बहुत लो डोज में दिया था, और उससे माशाल्लाह 2 दफ़ा हमें देना पड़ा था। फिर उसके बाद ना इनका हाइपोनेट्रीमिया कवर हो गया, इनका फीवर आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गया, यानी कि पल्मोनरी इन्फेक्शन भी था इनको। ठीक है, तो अब जो है वो HRCT वगैरह कराएंगे हम, तो कार्डियक फेलियर की इनकी डायग्नोसिस बन गई। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी मतलब हेल्पफुल है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि कार्डियक फेलियर में पेशेंट ना सिवाय फटीक के, सीवियर फटीक, कोई कंप्लेंट नहीं भी कर सकता। ठीक है, उसको ब्रेथलेसनेस भी नहीं हो रही, वो कहेगा मैं तो वॉक कर रहा हूँ अपना नॉर्मल, मुझे तो नहीं हो रही ब्रेथलेसनेस। लेकिन जो साइंस आपको नज़र आ रहे हैं, आपको वो हिस्ट्री दे रहा है, आप जब पूछेंगे कि भाई एंकल एडीमा हो जाता है उसको, और जो है JVP आपको रेज नज़र आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो है ना फिर आप कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ज़रूर मुझे आप मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। और बाकी आप अपना जो उसमें मैंने लिखा था ना, लाइक लॉन्ग केस जो बनाया था, तो उसको आप दोबारा से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, तो आपका इंशाल्लाह ये हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ओके, खुदा हाफ़िज़।